स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम नॉर्मलाइजेशन का मज़ीद कुछ बेसिक स्टडी करने जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में देखिए हमारे पास हमने लास्ट टाइम कुछ अनोमलीज डिस्कस की थी। अनोमलीज बेसिकली एरर्स हैं आपके डेटाबेस में। उन एरर्स को हमने रिमूव करना है और वो रिडंडेंसी से रिलेटेड हैं। रिडंडेंसी को जब आप फॉर एग्जांपल इंसर्शन अनोमली है, हमने देखा डिलीशन अनोमली, मॉडिफिकेशन अनोमली, ये तमाम अनोमलीज आपकी रिडंडेंसी को रिमूव कर रही हैं। और ये असल में ऑपरेशंस हैं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार, इंसर्शन अनोमली, डिलीशन अनोमली, मॉडिफिकेशन अनोमली, ये आप डेटाबेस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उनकी एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है आपने उन ऑपरेशंस की, तो फिर आपको तो यानी नॉर्मलाइजेशन करके वो एफिशिएंसी जो है ऑपरेशंस की वो अचीव हो जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन में हम बाकायदा आगे आगे देखेंगे कि डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हर लेवल पर हम कुछ अनोमलीज रिमूव कर रहे होते हैं और इस तरह से आपकी जो है डेटाबेस की एफिशिएंसी इन्हेंस हो जाती है। और जो है समटाइम्स आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर डेटाबेस पर ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो आपका डाटा लॉस नहीं होता इस तरह से। राइट, ज़रा देखते हैं फर्दर, यहाँ पर कुछ इसके पर्पसेस मेंशन हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन के। लेट्स एक्सप्लोर। इसमें देखिए आपके पास इट मेक्स अ डेटाबेस डिज़ाइन एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली आपका डेटाबेस इंप्रूव कर जाता है, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ। देखिए एफिशिएंसी मेजर करने के आपके प्रोसेसर के साइकिल्स कम हो गए, आपकी जो है हार्ड डिस्क की स्पेस कम यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, किसी भी लिहाज से रिसोर्सेज अगर आपके अच्छे ठीक से यूज़ हो रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, कम डिले में आपका जो है जॉब जो है एक्टिव हो जाता है। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डाटा इफ़ पॉसिबल। आपका स्पेस की बात हो गई, हार्ड डिस्क की आपकी ज़्यादा डाटा जब कम हो जाएगा उसको मैनिपुलेट करना आसान होगा। इट मेक्स द डेटाबेस डिज़ाइन फ्री ऑफ अपडेट। तमाम एनॉमलीज जब रिमूव हो जाएंगी प्रोसेस, जब आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं, जब फाइनली जब आप आएंगे ग्रेजुअली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से होते हुए डिफरेंट फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की तरफ, तो आपके पास ये तमाम एनॉमलीज के चांसेस जो रिमूव हो जाएंगे और डेटाबेस अल्टीमेटली एफिशिएंट हो जाएगा। ये तमाम नॉर्मलाइजेशन रिलेशनल डेटाबेस के कुछ रूल्स हैं रिलेशनल मॉडल के, ये उनको फॉलो कर रहा है। तो इसके ज़रिए से आप उन रूल्स को एनफोर्स कर रहे होते हैं। इट आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़। डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम जो है उनको अंडरटेक कर रहे होते हैं और रिलेशनशिप्स भी इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑलरेडी जो रिलेशनशिप्स हैं ऑलरेडी कुछ एंटिटीज़ के दरमियान। समटाइम्स एक ही टेबल में बहुत सारे एंटिटीज़ के रिलेशनशिप्स हम शो कर रहे होते हैं, तो उनको फिर हम ज़रा सेपरेट भी करते हैं, आइसोलेट भी करते हैं, ताकि एफिशिएंसी फर्दर इंप्रूव हो जाए हमारे डेटाबेस की। इट मेक्स a डिज़ाइन दैट allows सिंपल रिट्रीवल ऑफ डाटा। रिट्रीवल कहते हैं जब आप डेटाबेस से डाटा रिट्रीव कर रहे होते हैं, निकाल। देखिए रिट्रीवल एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारे डेटाबेस बना डिज़ाइन करने का। एक तो स्टोर करना और फिर रिट्रीव करना। आपने स्टोर तो कर दिया, लेकिन रिट्रीवल अगर आपका एफिशिएंट नहीं है, रिट्रीवल अगर आपका एफिशिएंट होना चाहिए, आपको जो है ना विद इन सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स आपको जो है वो, या नैनो सेकेंड्स में आपके जो सामने एक चीज़ आ जानी चाहिए, क्यूरी आपकी तभी एफिशिएंटली काम करेगी जब आपने डेटाबेस को ठीक से डिज़ाइन किया होगा और नॉर्मलाइजेशन की होगी। अब ऐसे ये आपको यहाँ पर एक बात ये भी पता होनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन किस स्टेप पर आ रही है। नॉर्मलाइजेशन आपकी बच्चे आ रही है, आपने कंसेप्चुअल 3 लेवल आर्किटेक्चर स्टडी किया, उसमें आपके 3 लेवल्स थे। ठीक है, उसमें कंसेप्चुअल लेवल पर जब आपकी तमाम चीज़ें आ रही हैं, आपने देखा ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हमने देखी, उसके बाद यानी उसके बाद हमने जब आपका स्ट्रक्चर बन गया, कंसेप्चुअल मॉडलिंग हो गई उसमें, उसके बाद फिर हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका कंसेप्चुअल लेवल पर ही फॉल हो रहा है, और यानी इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन आपकी हो रही थी इंटरनल लेवल पर। डेटाबेस का जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है, उसका जो तीसरा लेवल है इंटरनल लेवल, तो वहाँ पर आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है और उसकी इनपुट बन रही है इनफैक्ट नॉर्मलाइजेशन जब आप करते हैं तो आपके पास जो टेबल्स हैं वो डिफरेंट स्प्लिट होकर फाइनल फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। आप जस्ट उनको आपने इम्प्लीमेंट करना होता है, अपने किसी भी टूल को लेकर इम्प्लीमेंट करना होता है, तो वो फिर फिजिकल या इंटरनल लेवल पर ही आप कर सकते हैं। राइट जी।
इट सिंप्लीफाइज डाटा मेंटेनेंस एंड रिड्यूसेस द डाटा। ऑब्वियसली आपका सिंप्लीफाई हो जाता है, तमाम जो रिस्ट्रक्चर हो जाता है डाटा। पहले एक ही टेबल में आपके पास ये समझ लें बहुत सारी एंटिटीज़ के रिलेशनशिप्स होते हैं और रिकॉर्ड्स होते हैं, तो जब आप स्प्लिट कर देते हैं तो वो टेबल्स आपके फर्दर रिफाइन हो जाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स हैं हर देखिए ज़रा, एक ईच रिलेशन मस्ट हैव अ की फील्ड। हर टेबल का, हर रिलेशन का, जब मैं बात करता हूँ रिलेशन की तो इट मीन्स टेबल की बात हो रही है, लेकिन जब मैं रिलेशनशिप कहता हूँ तो इट मीन्स डिफरेंट टेबल्स या डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान उनके दरमियान ताल्लुक़ की बात हो रही है। तो हर टेबल या हर रिलेशन का एक की फील्ड होनी चाहिए, जिसे आप प्राइमरी की कह लें, कैंडिडेट की कह लें, तो उसमें एक प्राइमरी की है, समझ लें कि वो जो की है जो सबको डिटरमिन कर रहे वो होनी चाहिए। ऑल फील्ड्स मस्ट कंटेन एटॉमिक डाटा। हर फील्ड में एक ही डाटा आना चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। देयर मस्ट बी नो रिपीटिंग फील्ड्स। ठीक है, आपके पास कोई एक फील्ड में मल्टीपल वैल्यूज़ या रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं आने चाहिए। हम ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। ईच टेबल मस्ट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। मैंने अभी बात की कि एक एंटिटी में, एक टेबल में एक ही एंटिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कई, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का भी डाटा उसमें आ रहा है, फर्दर टीचर का, कोर्सेज का, हर तरह की इन्फॉर्मेशन। वैसे आप चाहें तो एक ही टेबल में हर चीज़ को एकोमोडेट कर सकते हैं। हर तरह की उस अदारे में जो वो हो रहा है काम, उस एक्टिविटी को, ज़ाहिर है लिंक्ड हैं सब चीज़ें आपस में, तो एक ही टेबल में अकोमोडेट हो जाती हैं। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, वहाँ रिसोर्सेज आपके जो हैं हार्ड डिस्क का बहुत इनएफिशिएंट जो है यूज़ हो रहा होता है, और नल फील्ड बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। हालांकि हमारा काम चल सकता है, ठीक है, एक टेबल में हर तरह का इन्फॉर्मेशन, एक ही टेबल में हर तरह की इन्फॉर्मेशन अदारे की आपकी कवर हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, इनएफिशिएंसीज आ जाएंगी। ईच फील्ड राइट, यहाँ हो गई बात ईच फील्ड सिंगल एंटिटी। ईच फील्ड इन अ रिलेशन मस्ट डिपेंड ऑन की फील्ड्स। देखिए आपके टेबल में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, हर कॉलम जो है वो की फील्ड पर डिपेंड करना चाहिए। मैं फर्दर इसको आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं की फील्ड। एक देखिए, एक होती है की फील्ड, की एट्रीब्यूट, और एक नॉन की एट्रीब्यूट। एक की एट्रीब्यूट होता है जनाब, ठीक है, की एट्रीब्यूट, और एक होता है जनाब नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की एट्रीब्यूट। सॉरी फॉर माई राइटिंग। सपोज मैं इसको कह देता हूँ जनाब के ए, और इसको मैं कह देता हूँ नॉन के ए, नॉन की एट्रीब्यूट। इसकी एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं। सपोज ये मेरे पास कुछ एक टेबल में कुछ फील्ड्स हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ जनाब ये मेरे पास दो की फील्ड्स हैं, कॉम्पोजिट आप ले लीजिए, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स हैं, एक प्राइमरी की कह लें, प्राइमरी की है जो कि बाकी तमाम जितने भी दूसरी फील्ड्स हैं इनको डिटरमिन कर रहे हैं। तो इट मीन्स मेरे इस टेबल में दो तरह के एट्रीब्यूट्स हो गए, एक की एट्रीब्यूट और दूसरा नॉन की। किस तरह, ये ए और बी चूंकि प्राइमरी की में आ रहे हैं, एक की बना रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों की एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, और सी डी ई जो हैं ये नॉन की एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, क्योंकि ये प्राइमरी की से बाहर के एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, यहाँ एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। मैं कहता हूँ जनाब सपोज यहाँ पर सी डी ई तीनों इस ए बी पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी ए बी मिलकर डिटर्मिनेंट कहलाएगा, जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था। एक्स और वाई डिटरमिन हो रहा है, वाई फंक्शनली डिपेंड कर रहा है एक्स पर, एक्स इस वाई को एक्स डिटरमिन कर रहा है, यानी एक्स डिटर्मिनेंट है और वाई क्या है आपका डिपेंडेंट है, किस पर, इस एक्स पर। तो यहाँ ये सी डी ई जो है ये डिपेंडेंट हैं इस की पर, प्राइमरी की पर, जबकि ये दोनों की एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे प्राइमरी की के, जबकि ये नॉन की एट्रीब्यूट्स तीनों कहलाएंगे। यह ऐसा भी मुमकिन है, मैं कहता हूँ जनाब सपोज ये डी से भी ई डिटरमिन हो रहा है, इट मीन्स ये जो है ना डी डिटर्मिनेट ज़रूर कहलाएगा, मगर ये डी की एट्रीब्यूट में शामिल नहीं है, क्योंकि ये डी इस टेबल की प्राइमरी की नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। बेशक ये ए बी इन सब को डिटरमिन कर रहा है, सब ठीक है, और डी आपका ई को भी डिटरमिन कर रहा है, मगर डी इस टेबल में नॉन की एट्रीब्यूट ही कहलाएगा। सी डी ई तीनों नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। ये डी बेशक जब आप डिवाइड करेंगे आगे नॉर्मल फॉर्म्स में, हो सकता है वहाँ ये इस तरह से डिवाइड हो जाए, एक ये टेबल बन जाए, एक ये टेबल बन जाए, वहाँ पर फिर ये डी प्राइमरी की बन जाएगा, वहाँ ये की एट्रीब्यूट ज़रूर बन जाएगा, लेकिन इस टेबल में ये नॉन की एट्रीब्यूट ही रहेगा। इस टेबल का जो की एट्रीब्यूट्स हैं वो सिर्फ ए और बी ही रहेंगे, जबकि ये तीनों आपके यहाँ नॉन की एट्रीब्यूट।
ये वाला जो सिनेरियो है ये हम आगे चल के देखेंगे, थर्ड और नॉर्मल फॉर्म और BCNF में कवर हो रहे हैं ये, जबकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में प्राइमरी की से रिलेटेड हम बात करेंगे। राइट, तो बच्चे ये आपका था की और नॉन की एट्रीब्यूट का डिफरेंस। आई होप चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप जरा देखिए, ईच फील्ड इन अ रिलेशन मस्ट डिपेंड ऑन की फील्ड। हर फील्ड आपके टेबल की फील्ड पर डिपेंड करनी चाहिए। ऑल नॉन की फील्ड मस्ट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। अब ये इसी की बात हो रही है, ये जो नॉन की फील्ड्स हैं ये वाली, इन सबको आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इस तरह की डिपेंडेंस, जैसे मैंने ये बताया, ई को डी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ई को इस ए बी पर डिपेंड करना चाहिए, इस की पर डिपेंड करना चाहिए, ना कि किसी नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड करे। इन सब को आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये बात होगी। राइट, ज़रा फर्दर हम देखते हैं, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की तरफ बात अब ज़रा जा रही है। सबसे पहले आपने वही कंसेप्चुअल मॉडलिंग करके कुछ टेबल्स का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया, और आगे सामने एक टेबल का सपोज स्ट्रक्चर आ गया, और उसमें आपके पास एट्रीब्यूट्स भी हैं और डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है। राइट, डाटा डिक्शनरी में तमाम चीज़ें आपने स्टोर कर दी। अब देखिए, स्टार्ट में ये जो टेबल कहलाएगा वो अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म कहलाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो किसी फॉर्म से नहीं गुजरा, और ज़रा ज़ाहिर स्ट्रक्चर में जो चीज़ें हैं वो इनएफिशिएंट हैं, और चीज़ें बहुत सारी अनोमलीज भी हैं इसमें, ठीक है, रिडंडेंसीज भी हैं। फिर आप इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे डिफरेंट रिपीटिंग ग्रुप्स को एलिमिनेट करके। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, आपको ये कंडीशन अप्लाई, हर एक नई नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए आपको कुछ कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं। अगर आप उस टेबल में कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं उसके स्ट्रक्चर में, फिर वो उस कंडीशन को अगर मीट करेगी तो फिर वो आएगी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अगेन फर्स्ट से सेकंड में आने के लिए आपको ये पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी पड़ेगी, तो ये कंडीशन रख दी गई। यहाँ से अगर इधर आना है फर्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म से थर्ड पर, तो आपको ये वाली ये कंडीशन रख दी गई, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपको रिमूव करनी पड़ेगी अपने टेबल्स। राइट, हर नॉर्मल फॉर्म की एक आउटपुट है और एक इनपुट है। सपोज ये वाले अगर आपने इस फॉर्म में लाना है अपने टेबल को, पहले टेबल को आना चाहिए फर्स्ट में नॉर्मल फॉर्म में, वो ऐसे ही आएगा ज़ाहिर रिमूव करके, और फिर आपको ये भी रिमूव करनी पड़ेगी, फिर ही टेबल आएगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसी तरह हर टेबल की हर नॉर्मल फॉर्म की कुछ कंडीशंस हैं जो ग्रेजुअली एक प्रोग्रेसिव मैनर में आपके सामने रख दी गई। हमने ज़्यादातर नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ में बात होती है वो BCNF तक होती है, इसी तरह यहीं तक क्वेश्चन आते हैं। आपको कम से कम BCNF तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और ज़्यादातर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की ज़्यादा बात होती है। ये BCNF ज़रा एक स्पेशल केस है, इसको हम आगे से देखेंगे आपको, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म का भी, कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रिमूव करें या जॉइंट डिपेंडेंसी रिमूव करें तो इन फॉर्म्स में को आप अचीव कर सकते हैं। तो ये भी हम आगे आगे थोड़ा सा इन पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमने ज़रा देखा जो मेन चीज़ें थी, आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी पर थोड़ी बात हुई, कुछ की और नॉन की एट्रीब्यूट्स पर बात हुई, कुछ नॉर्मलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पर बात हुई, करेक्टरिस्टिक्स पर बात हुई। फ़िलहाल आज इस पर क्विट कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है उस पर उसके साथ हम हाजिर होंगे। थैंक यू।